Good evening. इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या पढ़ा रहे थे यार लास्ट क्लास में हम? टेंजेंट और नॉर्मल। मतलब उसमें क्या हुआ था लास्ट? मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि यार लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। मतलब उसमें टेंजेंट नॉर्मल में कहाँ पढ़ते हम? तो क्वेश्चन सीखे थे। कौन से लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन पता है क्या था? Tangents and normals from external point. The question is correct. टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम। External point. एक सेकंड रुकना, मैं चेक कर लूँ यार, पीडीएफ शेयर की होगी ना। लेक्चर 2 था या 3 था? टू। लेक्चर 2 है ना अभी? यस सर, ये सर। तीसरा है। Yes, sir. हाँ तीसरा है ना। Yes, sir. ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला एग्जाम्पल करवाया था क्या? हाँ सर, के बाद जो क्वेश्चन कराया था वो तो लास्ट क्लास का था। ओके फाइन फाइन। अच्छा मतलब अभी कुछ बच रहा है तुम्हारी क्लास में? ठीक है यार, मेरे को लगा करा दिया हो। 1 मिनट दो। हम्म, हाँ चलो शुरू करते हैं। मुझे लगा और क्या कराया था। ये एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी वाला क्वेश्चन करा दिया था। यस सर। यस सर। एंगल बिटवीन कर्व्स पढ़ा दिया था क्या? नहीं सर। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। एंगल बिटवीन कर्व। देखो एंगल बिटवीन कर्व का मतलब क्या होता है। अच्छा चलो, बाकी जनता आए तो अभी मैं तो शुरू भी हो गया आज। अभी तो लोग आए ही नहीं है, आ रहे होंगे। यार इस बार टेस्ट का रिजल्ट बड़ा बुरा था तुम लोगों का भाई। मैंने अभी बाकी लोगों के देखे और जगह सबके ठीक है, मतलब टेस्ट तो इजी था। मतलब वो अभी दिखाऊं मैं, देख सेंटर वाइज रिजल्ट। 2 मिनट। देखो हाईएस्ट 171 मार्क्स है। मैथ में तो 60 वाले लाइन लगी हुई है यार। मैथ में तो 60 दिख रहे हैं मुझे इसमें। मैथ में अपने कोई 60 वाला नहीं था जिसमें, है ना? कोई था 60 आउट ऑफ 60? अच्छा हाईएस्ट No, sir. मार्क्स कितने आए थे अपनी क्लास में? कितने आए थे? 150 प्लस थे क्या? एनीवन, किसी के 150 प्लस थे? तोमर कितने आए थे? 147। इससे ऊपर किसी के थे? 30 प्लस रैंक गई, मतलब 50 पार चले गए हो तुम इस बार। 50 क्रॉस कर गए हो भाइयों। सेंटर रैंक पे, नॉट ऑल इंडिया, सेंटर रैंक पे 50 के बाहर जाना मायने रखता है यार। भाई ये किस कृषि में यार, ये तो बहुत गलत है यार। वन फोर्टी सेवन। हाँ अराउंड 50 तक पहुंच गए हो। क्या करे भाई बताओ। तो केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन रह गए थे, छोड़ दिए थे 3 मैंने। छोड़ नहीं दिए थे, गलत कर दिए थे। गलत किया हो तो तुम्हारी गलती रही ना आज। यस सर। बाकी लोग भी यार क्या कर रहे हो बताओ यार, ये तो पीछे जा रहे हैं हम धीरे धीरे यार। ये तो समझ के बाहर हो रही है चीजें।
लोग भी धीरे धीरे क्लास में आ रहे होते हैं, वापस से पुराने हालत क्रिएट हो रहे हैं, और ये ज्यादा टाइम चल नहीं पाएगा ऐसे सिस्टम मेरे पर, फिर बाद में दिक्कतें आने शुरू होगी हमारे। क्या किया जाए बताओ। और बाकी लोगों के तो और भी कम थे यार इस बार तो मतलब हालत बिल्कुल ही खराब की है तुम लोगों ने। ये आजकल हर्ष नाम के कितने गायब है, आज हर्ष राज है, हर्ष ठाकुर नहीं है। हर्ष राज तो लास्ट क्लास में कहा था। सर MS टीम मेरा खराब हो गया, मतलब इस मॉल में ओपन नहीं हो रहा था, हम फिर इंस्टॉल करके फिर दूसरा मॉल में किए, तो दूसरा क्लास किए थे, तो पहले क्लास लगभग 1 घंटा हो गया था, मतलब तो 1 घंटे के बाद ठीक हुआ, क्योंकि पासवर्ड भी भूल गए, तो हेड ऑफिस फोन किए। मॉल पे लिखा रहा था ऐप नॉट, मतलब ऐप वर्क नहीं कर रहा था। बाकी लोग और सेम आई ट्यूटर के साथ भी हुआ था सर। आई ट्यूटर फिर हम एग्जाम थोड़ा बाद दिया, मैथ में 46 आया, ओवरऑल ओवरऑल 100 मार्क्स आया। ओवरऑल तो कम ही है। यस सर। सर केमिस्ट्री में बहुत कम आया, फिजिक्स में भी 42 प्लस है। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो, बाकी लोग आते रहेंगे धीरे धीरे। ये सिस्टम नहीं है और पता मजा नहीं आ रहा आजकल क्लास में ऐसे। ऑनलाइन क्लास का वैसे मजा नहीं आएगा ना यार, जब तक दोनों तरफ से बात ही नहीं बनेगी। तो लग रहा है नंबर नहीं आ रहे, मतलब आधा मोटिवेशन तो वैसे ही डाउन कर दिया तुम लोगों ने यार। इतना आराम आराम से पढ़ाया था एलसीडी, मतलब पहली बार मेरा इतनी लेट सिलेबस खत्म हुआ था, मैं टेस्ट के कितने पहले सिलेबस खत्म कर देता हूँ। इतना आराम आराम से चले थे और उसमें ऐसी हालत हो गई। लिखना है क्वेश्चन, चलो यस सर। एंगल बिटवीन कर्व पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं। हाँ, जैसे एक कर्व मान लो तुम्हारा ये दे रखा है और एक कर्व तुम्हें ये दे रखा है। अब इन दोनों के एंगल बिटवीन कर्व, तो एंगल बिटवीन कर्व हमेशा निकालने के लिए कहाँ निकालेंगे, जहां पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट मुझे पता होना चाहिए कि ये पॉइंट क्या है, x1 कोमा y1, ये समझ रहे हो। और यस ये सर। पॉइंट पता है तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लिख सकता हूँ क्या, पहले कर्व पे ये, क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ टेंजेंट 1 की। यस सर। कोई हाँ दिक्कत सर, एक किसी को। पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व का स्लोप लिख दूंगा तो m1 आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे लिख रहा हूँ m1। हाँ सर, स्लोप Yes, पॉइंट sir. से लिखा जाएगा फिर। और अगर तुम्हें इस वाले कर्व के ऊपर टेंजेंट लिखनी होती तो y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन से m2 लिख सकता हूँ। और इन हाँ दोनों के सर। बीच में जो एंगल होगा टेंजेंट के बीच में, वही एंगल कर्व के बीच में होता है। तो दो लाइंस है अगर तुम्हारे पास, मान लो एक लाइन है जिसका एंगल m1 है स्लोप और एक का m2 है, तो इनके बीच का एंगल कैसे लिखते हैं, tan थीटा, याद है। ऐसा पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में। Yes, sir. यस सर। अगर दो लाइंस के स्लोप m1 और m2 है तो हम उन दोनों लाइंस के बीच का स्लोप लिख सकते हैं m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। Yes, हाँ sir. सर। तो बेसिकली यही पूरा फंडामेंटल है कि भाई जब भी कर्व के बीच में हमें एंगल निकालना होता है तो कर्व में नहीं निकालते हम, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट के बीच में हम एंगल निकालते हैं। तो एक चीज सोचो यार कि हम पूरा टेंजेंट ही निकाल सकते हैं तो उन दोनों टेंजेंट के स्लोप में तो क्या ही दिक्कत आएगी। मतलब यहाँ मेन फंडा ये आ रहा है कि मुझे पहले पॉइंट पता चले, वो जहां पे मुझे टेंजेंट निकालनी है ना। तो वो पॉइंट कैसे यस सर। निकलेगा, पॉइंट हमारा x1 और y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। मतलब अगर दोनों कर्व को मैं सॉल्व कर लूंगा तो x1 y1 आ जाएगा। कॉमन पॉइंट। हाँ सर। Yes, sir. अब ये निकालने का कई बार तरीका होता है सॉल्व करके। यस सर, दो एक इक्वेशन। तरीका तो ये हो सकता है
कई बार ऑब्जर्वेशन से भी दिख जाता है हमें कि हम ऑब्जर्वेशन से कि भाई ये यहाँ कट कर रहे हैं। और एक सेकेंड रुकना, एक कॉल पिक कर लो अर्जेंट। हाँ सॉरी यार, 2 मिनट। तो ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन से, और एक तरीका होता है लेट करके, कि वो पॉइंट x1 कोमा y1 है वो लेट कर ले। ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास। अब तीनों के हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट हमारा कहाँ से होता है कि भाई एंगल बिटवीन कर्व निकालने का तरीका ये होता है कि हम उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालते हैं और वहां पे टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं और m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस। अब तुम्हें याद होगा, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, उनके बीच का एंगल हम निकालते थे ऐसे करके। यस या फिर तुम्हें याद होगा कि ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन तुम पढ़ते थे। यस सर। याद है, 2 सर्कल अगर ऑर्थोगोनल कट करते थे तो क्या कंडीशन होती थी? टू G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसा कुछ पढ़ा था? यस सर। या फिर ये भी बोल सकते थीटा π/2 होगा ऑर्थोगोनल के अंदर, तो tan थीटा 1/0 होगा। मतलब यहां से तुम क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। अगर m1 m2 माइनस इक्वल टू -1 आ गया तो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। समझ गए? 90 डिग्री। ये चीज क्लियर है? तो यहां तक एक बार लिखो, फिर अब इसके आगे हम क्वेश्चन से समझते हैं एक एक करके। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन एक बार फिर से बता दो क्या था? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री पे कट करना, कि उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। 90 डिग्री होगा, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ओके सर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बेसिकली, है ना। जैसे 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 -1 आता है ना। यस सर। बस वही चीज है। ठीक, लिखो। फाइंड द एंगल ऑफ intersection between curve y equal to mod of x square minus 1 and y equal to mod of। तो पहले तो तुम्हें ये देखना है कट कहाँ कर रहे हैं, और जहां कट कर रहे हैं और उन पॉइंट के ऊपर हमें, तो पहले तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। यस सर, ट्राई कर रहे हैं।
तो सबसे पहले मोड ओपन करना है ना, बिना मोड ओपन किए तो कुछ नहीं होता। सर ये दोनों कट करेगा? वही मैं बोल रहा हूँ, चेक करना है तुम्हें। यही तो टास्क है कि कट करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, तुम्हें इतना ग्राफ सोचना पड़ेगा। मतलब तुम्हें ऐसा दे रखा है, ये एक बार तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक बार वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा? जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन सर नहीं इक्वल टू कट कर वन रहा। होगा। यस सर। और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जब माइनस एक्स स्क्वायर एक ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो तुम देखोगे जब ये और ये वाला पार्ट इक्वल होगा तब कट कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसा लग रहा है? या फिर ये वाला जब इक्वल होगा, दिस इक्वल टू दिस, मतलब जब एक्स स्क्वायर माइनस वन थ्री माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा तब। ये वाला कब है? जब एक्स स्क्वायर वन से बड़ा है और ये एक्स स्क्वायर थ्री से छोटा है। बेसिकली इक्वल कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस प्लस रूट टू। टू। और क्या ये इस रेंज में आ रहा है? ये देखो वन से बड़ा हो रहा है और ये थ्री से रूट थ्री से छोटा हो रहा है, ये वाला पोर्शन। तो क्या ये उस पोर्शन में आ रहा है? हाँ सर। बेसिकली इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन थ्री टू इंफिनिटी। और इसका मतलब है एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन टू वन। इस वाले का आंसर होगा एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट थ्री यूनियन रूट थ्री टू इंफिनिटी। और इस वाले का आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट थ्री टू, यही होगा। अब जब हाँ फर्स्ट सर। यस वाला सर। केस थर्ड वाले से मिल रहा होगा, ये वाला, तब तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा जब ये इससे मिल रहा होगा। तो पहले तो चारों को पॉइंट इंटरचेंजेबली चेक करना होगा। ऐसे ही देख लो ना यार, ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब कट जाएगा एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब इस हाँ केस सर। में कोई सॉल्यूशन आ सकता है? नहीं। एक केस हो नहीं सर। सकता था ये वाला, क्या इसमें सॉल्यूशन आ पाएगा? तुम देखोगे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी, टू एक्स कौन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? सर? कौन सा केस? पहला और दोनों का पहला? दोनों का पहले केस के अंदर तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नहीं है सर। हाँ सर। है ना। इसके अलावा इक्वल टू पहला और फोर्थ फोर हो रहा है। मिलेगा तो सॉल्यूशन आएगा। देखो पहला फोर्थ। हाँ सर, उस पे प्लस माइनस रूट टू आ रहा है। आ रहा है, तो ये हमारा हाँ। पॉइंट आ सकता है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई एफ एक्स अगर तुम देखोगे, एक तो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड जो जी एक्स है वो कितना है? थ्री इन माइनस दोनों एक्स। को सॉल्व करके आ रहा है। तो अगर हाँ सर। तुमसे dy बाई डी एक्स पूछ रहे होते यहाँ पे, तो कितना आता? टू एक्स। एंड यहाँ पे कितना आता? माइनस ऑफ टू एक्स। माइनस का टू है। तो एट एक्स इक्वल टू रूट टू पे चेक करोगे तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू रूट टू। एंड m2? माइनस ऑफ टू रूट टू। अगर माइनस रूट टू लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। यस सर। तो m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। तो टेन थीटा कितना आ गया? यहाँ से मोड ही लेंगे हर बार, तो कितना आ हाँ जाएगा? सर। फोर रूट टू अपॉन, फोर रूट टू बाई तो थीटा माइनस। आ गया टेन इनवर्स
मतलब बेसिकली तुम्हें मोड को ओपन करना सीखना था। यहाँ पे ये मोड का क्वेश्चन था, इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं था कि तुम्हें मोड पता हो कि मोड को कैसे ओपन करेंगे और इसके 4 सॉल्यूशन में से कौन कौन से को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अब मुझे पता चल गया कि भाई ये इससे सॉल्व हो रहा है तो आ रहा है, इन दोनों को उठा के मैंने क्या कर दिया, एक साथ ले लिया कि ये एफ एक्स ले लिया और ये जी एक्स ले लिया। देखो एक बार, तो इसी दूसरा और पहला, मतलब पहला का दूसरा और दूसरा का उससे भी हो सकता है शायद, देखते हैं। देख चेक कर बन रहा है क्या। पर इंटरवल में नहीं आ रहा है ना उसमें। -2। हाँ वो इंटरवल में नहीं आ रहा होगा ना। यस यस सर। नहीं आ रहा है। हाँ तो केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, √2 और -√2। तो बस दोनों के करस्पॉन्डिंग आंसर भी सेम होगा, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू अगर -√2 कर लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता, m1 -2√2 हो जाता और m2 क्या हो जाता, √2। क्या फर्क पड़ रहा है 2√2, बात तो वही है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। माइनस आता तो मोड तो वही कर देगा, सेम चीज। ठीक है। यस सर। यस सर। तो तुम्हें पहली चीज मोड के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मोड की वजह से नहीं आ रहा, बाकी क्वेश्चन ही किए। फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व। अब देखो सर्कल हो तो भी कितना आसान हो जाए, सर्कल नहीं है तो भी आसान हो जाएगा। एंगल बताना है तुम्हें इन दोनों के बीच में। पहले फटाफट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है और फिर एंगल बताना है। एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो एक से ज्यादा आंसर आ जाएंगे। सर इसमें तो ग्राफ नहीं बनाना होगा, ऐसे एनालिटिकली। हाँ हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या पहले वो चेक करो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालोगे। आ रहा है +- 1। देख लो और भी आ रहे हो कोई। 0 भी आ रहा है। हाँ, उसके करस्पॉन्डिंग वाई भी निकाल लेना। यस सर, 3 पॉइंट आ रहा है सर, मिला +- 1 0। एक्स की वैल्यू है, वाई Yes, की भी sir. निकालनी पड़ेगी उनके करस्पॉन्डिंग। यस चेक करो। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 पे y कितना आ रहा है, x इक्वल टू 8 पे y कितना आ रहा है, देख के बताओ कितना, 16। +- 16। तो 16। यस सर, प्लस Minus- माइनस, और x इक्वल टू -8 पे y आएगा कुछ, नहीं आएगा सर। कुछ नहीं होगा। तो पॉइंट आएंगे 0,0, 8,16 एंड 8, क्योंकि y² कैन नॉट बी नेगेटिव ना, तो पॉइंट ये आ रहे हैं अगर तुम Yes. देखोगे तो अब तुम्हें निकालना है तीनों के करस्पॉन्डिंग। लेट एट 0,0 तुम्हें एंगल बताना है। तो तुम्हें ये छोड़ो, पहले तो m1 m2 ही निकाल दो, पहले तो y बाय इसको डिफरेंशिएट करो। 2y² इक्वल टू कितना है, 2y dy/dx, तो 4y dy/dx कितना हो जाएगा, 3x², तो dy/dx कितना आ गया। 3x²/4y, यानी कि अब एक चीज समझो कि यार, एक चीज यहाँ पे रखो कि x और y को नहीं रखते, एक टर्म में ले आते हैं। y की वैल्यू यहाँ से कितनी लिख सकते हो इस वाले केस से, √x³/2। ये लिख सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू लिख सकते हो, /2 होगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 3/2√2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2 मतलब √x हो जाएगा यहाँ से। सर
ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. ये M1 बोल सकता हूँ। यस सर। और दूसरा कर्व क्या था मेरा? सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x। तो टू अगर वाई यहाँ पे देखे तो 2y dy/dx कितना आ गया? 32 के बराबर। तो M2 कितना आ गया? 16/y लिख दूं? हाँ सर। ये ठीक है? हाँ, y का वैल्यू इसमें भी। अब पॉइंट रखना शुरू करते हैं एट 0,0। M1 की वैल्यू कितनी आएगी 0,0 पे? 0 आएगी। हाँ Zero सर आएगी। 0। M2 कितना आएगा? सर y Infinity. का वैल्यू 8। मतलब पहले वाले का स्लोप ऐसा आएगा M1 का। सर M2 Yes, sir. इंफिनिटी कैसे आया? y को 0 पुट करो। और अच्छा, हाँ सर। दूसरे वाले का स्लोप ऐसा आएगा M2 का। यस सर। Yes, sir. इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। अगर दोनों की दोनों इंफिनिटी बनते तो क्या आता है एंगल? 0। दोनों 0 0 डिग्री। बनते तो भी क्या आता? 0। 0। अब दूसरा Zero. एट 8,16 M1 कितना बन जाएगा 8,16 पे? यहां से देखना 8,16 रखोगे। कुछ तो गलत लिखा है मैंने यार। 30 होगा सर। 3 हो जाएगा। नहीं यार, अच्छा 8,16 पे 3 हो जाएगा, ठीक है। Yes. एंड M2 कितना आ जाएगा चेक करना इधर 8,16 पे 1 होगा। 1 हो जाएगा। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? M1 माइनस 3 M2 अपॉन 1 प्लस, 1 प्लस तो M1 विच इज इक्वल टू 1/2। 2/4 1/2। एट 8 माइनस 16 अगर पूछते तुमसे तो M1 कितना आ जाएगा? 8 रखने पे तो अगेन 3 हो जाएगा, 3 और यहाँ पे -1। -1 हो जाएगा। तो tan थीटा यस सर। कितना आ जाएगा? 4/2 M1 माइनस M2 मतलब होगा। यस ये सर। आ जाएगा। तो 3 एंगल आ जाएंगे तुम्हारे पास, एक 90 डिग्री, एक 1/2 और एक 2। तो ओवरऑल क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, कुछ भी तो नहीं करना होता। ये क्वेश्चन तुम्हें जनरल क्वेश्चन है। इसकी जगह तुम्हें क्वेश्चन किस में मिल सकता था? सर्कल में मिल सकता था, इलिप्स में मिल सकता था, हाइपरबोला में मिल सकता था। तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और सिंपली क्या करना है? सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तुमने M1 M2 निकाला, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, बस इतना सा काम करना होता है। कर लोगे? यस सर। यस। देखो एक बार लिख लो जिन्होंने यहां तक नहीं लिखा था। क्वेश्चन आसान से बनते हैं, इसके ऊपर बहुत आसान सा चैप्टर हो जाता है। बस तुम्हें फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ करना था। फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व ये तुम्हारे लिए होमवर्क। अब बस तुम इसमें मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो क्या होगा, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन से देख के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो क्या आना चाहिए, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। वन होगा एगो। एक ही पॉइंट आएगा इसके अंदर, हम एक से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे जो इजीली निकल जाए, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक्स और 1 वाई आएगा। कोऑर्डिनेट होते हैं। 1,0 आएगा देखो। यस हाँ सर 1 कम 0। अब आई थिंक dy/dx निकाल के सॉल्व कर लोगे आगे। हाँ सर हो जाएगा। तो कम से कम आंसर निकालना है इसका ना, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, पैटर्न समझना। पहला क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें मोड सॉल्व करना था, कि दो कर्व पता चले कि कौन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया जहां पे तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे, और तीसरा मैंने ऑब्जर्वेशन से करवाया। चौथा मैं लेट करके करवाऊंगा, जैसे कि लेट करना पड़े हमें। फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व
find the angle between curve y square equal to 4x and y equal to e की पावर माइनस एक्स वाई टू। क्या तुम इस वाले के अंदर ये बता सकते हो कि क्या देख के भी तुम बता नहीं सकते कौन सा पॉइंट होगा? तो तुम्हें क्या कर लेना है, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। अब तुम ये बोल सकते हो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 होगा एंड सिमिलरली y1 इक्वल टू, अब सॉल्व करना शुरू करो कि m1 निकालो m2 निकालो और देखो क्या आंसर आता है। जो तुम्हें समझ में आ रहा है आगे तुम्हें करना है, एक बार ट्राई करो। सर x1 y1 वेरिएबल, तो फिर वेरिएबल नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि किसी पॉइंट पे जैसे 1,2 है उसको x1 y1 मान लिया हाँ मैंने। सर। करो एक बार, पहले निकालो तो dy by dx निकालो एट x1, y1 दोनों का m1 m2 को एक ही टर्म में लेके आओ, जैसे y की टर्म्स में ले आओ या x की टर्म में ले आओ, किसी एक टर्म में लेके आओ। यहां से कितना आएगा, 2y dy by dx कितना हो गया, तो m1 की वैल्यू अपन 2/y1 बोल सकता हूँ क्या मैं एट x1 Yes, sir. y1, और Yes, sir. यहां से y इक्वल टू दे रखा e की पावर माइनस का, तो dy by dx कितना आ जाएगा, ये बोल सकता हूं। तो m2 की वैल्यू में माइनस का 1/2 और इस पूरे को वापस से क्या लिख सकता हूं, ये y है, y1 बोल सकता हूं क्या। Yes, sir. अब m1 इंटू m2 करके देखना कितना आ रहा है। सर m2 कैसे निकालें? क्या इसका डिफरेंशिएशन करा है M2? बस, और इस वाली वैल्यू को वापस से y पुट कर दिए, ओ यस सर। तो m1 m2 इक्वल टू -1 होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 degree. बस यही तो करना था बेसिक सा। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अब तुम देखोगे तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे पुराने। ठीक है, तो टाइप यही है, इसके आगे और कुछ दिमाग नहीं लगाना। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट की एक आता है तुम्हारा टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। कि तुम्हारे पास एक टेंजेंट है, एक नॉर्मल है, सब नॉर्मल, टेंजेंट, ये होते क्या है इनके बारे में बात करते हैं और इनकी लेंथ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक तो होता है फॉर्मूला इनका याद करने का और एक होता है हम इनको समझ लें, क्योंकि इनको डिराइव करना भी विद इन 30 सेकेंड तुम कर लोगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं पहले इसको समझने का कि है क्या। अच्छा, एक कोई कर्व होता तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई टेंजेंट रहती। लेट सपोज मैंने ऐसी टेंजेंट पहले बना दी, अब कर्व बना लेता हूं। ऐसा कोई लेट सपोज तुम्हारा कर्व है, ये कोई कर्व है, इसके ऊपर ये कोई पॉइंट है पी, पी पॉइंट है जिसका नाम दे दिया मैंने x1 कोमा, और ये टेंजेंट होगी तो ये जहां कट कर रहा है मैं इसका नाम दे रहा हूं मान लो टी, और ये इसका क्या है, ये तो इसकी हो गई टेंजेंट, और ये क्या हो जाएगी टेंजेंट के परपेंडिकुलर, Normal. Normal. ये जहां कट कर रही है उसको एन बोल रहा हूं। और लेट सपोज इससे यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बना दूं, इसका कोई मैं नाम दे देता हूं। ठीक है,
एक यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ एस करके, या कुछ भी नाम दे देते जनरल, ठीक है। अब तुम मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये एंगल क्या होगा? इस थीटा को, टेन थीटा को तुम बता सकते हो किसके इक्वल होगा? अगर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये। यस सर। हाँ क्या सर। मैं इसको dy बाई डी एक्स बोल सकता हूँ एट x1 कोमा y1? यस सर। हाँ सर, ये बोल सकते हैं। यहाँ नीचे x1 कोमा y1 का मतलब, या फिर इसको ऐसा बोल सकता हूँ ये y डैश के इक्वल होगा। y डैश Y का मतलब डैश। डिफरेंशिएशन होता है ना, यस सर। यस सर। मतलब ये y डैश के इक्वल होगा एट x1 कोमा y1। इसमें किसी को दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, कोई ये बताएगा लेंथ ऑफ पीएस तुमसे पूछा जाए तो किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगी? लेंथ PS Y1 के। y1 होगा ये। हाँ सर। यस सर। और अगर इस पॉइंट को x कोमा y बोल दूं नॉर्मल, तो ये y के इक्वल हो जाएगा। ये बोल सकता हूँ y के इक्वल होगा। हाँ। ये समझ में आया? यस सर। अब तुम्हें एक एक करके पॉइंट सुन ले मेरे, कि सबसे पहले जब तुमसे बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है टेंजेंट कितनी लेंथ की यहां से लेके यहां तक, वो होगा PT, ठीक है। अगला, इसके बाद में लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करता अगर मैं तुमसे, तो किसके इक्वल आता? TN हो जाता। नॉर्मल। यस सर। अगर तुमसे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पूछता, सब टेंजेंट होती क्या है पहले ये पता चले। सब टेंजेंट होती है टेंजेंट का एक्स एक्सिस के ऊपर ये इंटरसेप्ट, तो ये किसके इक्वल आ रहा होगा? HT के, ठीक है। एंड अगर तुमसे बोले लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो ये आ जाएगा SN के, नॉर्मल का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट। गॉट इट? अब बताओ, यस ये सर। एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? मुझे चेक करके बताओ, क्योंकि ये तो 90 है, ये पूरा थीटा 90 ही था, तो होगा। ये थीटा होगा। ये चीज समझ पाओगे क्या? क्योंकि ये पूरा का यस पूरा सर। 90 डिग्री होने वाला है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा। हाँ यस सर। सर। यस सर। अब देखना, मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ PTS, मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ PTS। ये एज इट इज शेप दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये है P, ये है S और ये है T। ये एंगल थीटा है, और ये अगर Y है तो क्या तुम PT बता सकते हो कितना होगा? तुम बोल सकते हो Y अपॉन PT किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के होगा। साइन थीटा। ये बोल सकते हैं। तो PT यस कितना आ सर। जाएगा? ये बोल सकता हूँ। यस सर। और अगर तुमसे HT पूछा गया होता तो HT किसके इक्वल होता? यही मैं HT लिखना चाहूं तो Y अपॉन HT किसके इक्वल आएगा? ये समझ में आ रहे हैं दोनों पॉइंट? यस सर। यस सर। यानी PT किसके इक्वल आ गया और HT आ गया Y कोट थीटा के। दूसरा मैं ट्राइंगल बना रहा हूं ये वाला PSN वाला, सेम तरीके से बना रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ये P है, ये S है और ये N है। अब की बार एंगल ये है और ये तो हमारा Y है, तो PN के लिए मैं लिख सकता हूं Y अपॉन PN किसके इक्वल होगा? ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा। ये ठीक है। और y अपॉन SN किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन ये। और थीटा। ये चीज समझ में आ रही है? पांचों चारों पॉइंट जो मैंने लिखे। यस सर। तो एक तो आ गया y सीकेंट थीटा और ये आ गया y। आई थिंक यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो सर। मतलब बेसिक ज्योमेट्री है। अगर तुम्हें ये डायग्राम याद है तो ये डायग्राम तुम समझ रहे हो, और इसमें PT PN सब टेंजेंट क्या है, सब नॉर्मल क्या है। तो अब एक बात बताना, क्या मैं y डैश इक्वल टू टेन थीटा बोल रहा था?
हाँ सर। तो कोट थीटा 1/y' हो जाएगा। हाँ सर। सीकेंट थीटा को तुम √1 + tan² थीटा बोल सकते हो। हाँ सर बोल सकते। कोसीकेंट थीटा को √1 + cot² थीटा बोल सकते हो। यस सर। ये लिख सकता हूं। हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लगूं तो यहाँ पे कितना आ जाना था, y/y' √1 + y' आ जाएगा। यस सर। y क्या है, उस पॉइंट की वैल्यू, और y' क्या है, उस पे डिफरेंशिएशन। ये कितना हो जाएगा, क्या समझ में आ रहा है पॉइंट? ये हमारा y' मैंने ऊपर लिख दिया, तो मैं एक बार ऊपर से दिखा रहा हूं, तुम खुद से ट्राई करो इस डायग्राम को बना के। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल क्या क्या है, एक बार फटाफट इसको ट्राई करो, डायग्राम बनाओ। इसके अंदर टेंजेंट कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है, सब टेंजेंट कौन सा है, सब नॉर्मल कौन सा है। जिसको इस एंगल में दिक्कत हो मैं फिर से बता देता हूं, ये तुम बोलोगे ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है। ये थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये पूरा 90 था, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बात की है। ये 90 था और ये भी 90 था, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, तो ये थीटा हो जाएगा। तो एक बार फटाफट इस डायग्राम को बना के एक बार कोशिश करूं, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ये पहले डायग्राम बनाना जिससे दिमाग में रहे कि क्या करा था, फिर ये बना लेना, ठीक है। लिख लिया, छाप लिया क्या? यस सर।
प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखना, subtangent to the curve, subtangent to the curve y equal to e to the power x by a is constant. subtangent की लेंथ कांस्टेंट आएगी, ये तुम्हें प्रूव करना. डू इट. सर डन. तो Yes, हमने sir, Yes, done. sir, done. dy by dx निकाला होगा सबसे पहले. तो Yes, y sir. इक्वल Yes, टू sir. e टू दी पावर x बाई a दे रखा है, तो dy by dx आ जाएगा e टू दी पावर x बाई a इंटू 1a, विच वी कैन से y बाई a. और सब टेंजेंट क्या थी? y बाई y डैश, विच इज y अपॉन. गॉट इट? Yes, sir. Determine the value of p. Determine the value of p such that subtangent and subnormal to the curve subtangent and subnormal to the curve y equal to e to the power px plus px at 0 comma 1 are equal. सबटेंजेंट क्या होता है? मतलब तुम्हें ये दे रखा है y डैश स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? एट 0 कोमा 1. ये क्वेश्चन में दे रखा है, अगर तुम देखोगे तो. क्या कर रहे हो इतनी देर इस क्वेश्चन में? ये तो गिवन है तुम्हें. तो बताया कि कर क्या रहा था इसके अलावा? यार ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था.
a टाइम्स 1 प्लस कोस थीटा और a टाइम्स 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ नॉर्मल बतानी एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सर रूट 2 है। ठीक है, मतलब तुम यहां से, तुम्हें पता है लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल की लेंथ वो होती है y टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस, तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो a इंटू रूट ऑफ 1, सॉरी a इंटू 1 माइनस ये a के इक्वल आ जाएगी, यस सर। और dx dy बाई dx क्या होगा, dx बाई डी थीटा विच इज a इंटू माइनस साइन थीटा, सॉरी dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई a इंटू विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो फाइनल ये हो गया y डैश। तो तुम्हारा आंसर -1 नहीं आएगा। नॉर्मल का होना चाहिए था -1, तो वो होगा y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस, क्या कंफ्यूजन है इसमें? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके ऊपर पिछले 3 साल में क्वेश्चन कंटिन्यू आए, और क्वेश्चन भी ऐसे कि हर बार क्लास में कराए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कुछ अलग आया, बिल्कुल सेम ही पूछ लिया गया है कि बिल्कुल डेटा चेंज करके। अभी भी आ रहे हैं कंटिन्यू, इस क्वेश्चन से ही समझेंगे। फाइंड द, इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between, find the shortest distance between the line and curve। कर्व तुम्हारे सामने पैराबोला दे रखा है, तो इजीली तुम्हें पता है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन बोला जाता तो पहले तो मुझे अप्रोच समझ में आए, उसके बाद में क्वेश्चन करूंगा। तो पहले तो बस अप्रोच सोचो कि अच्छा ये करना था, अब वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाएगा। कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। कॉमन और सॉल्यूशन निकालेंगे, इनके कॉमन सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन तो आ गए तो फिर तो आंसर 0 ही आ जाएगा ना, अगर ये इंटरसेक्ट ही कर गई तो आंसर 0 आ जाएगा भाई। Yes, sir. शॉर्टेज तो यानी कि इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही होगी, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा होगा कि एक कर्व मान लो ऐसा है तो लाइन कहीं दूर से ही जा रही होगी। यस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वो पॉइंट चाहिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हो, तो वो कैसे पता चलेगा? इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पॉइंट आएगा। तुम ये बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस लाइन के अगर पैरेलल हो जाए तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगी। यस सर। तो क्या मैं Yes, ये sir. पॉइंट पता कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा कि अगर मैं पॉइंट P पता चल जाए, तो सोचो कि मेरे पास P पॉइंट आ गया x1, y1,
तो मैं डिस्टेंस तो फटाफट बता दूंगा, ये डिस्टेंस ही तो होगी लाइन के ऊपर। यस सर। तो तुम्हें ये पता करना है कि एक टेंजेंट, एक पॉइंट बताना है जिसका स्लोप तुम्हें पता है। अब ये क्वेश्चन तुम टेंजेंट में ऑलरेडी कर सकते हो, फाइंड द पॉइंट ऑन ए कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन? यस सर। अब करो और आंसर दो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ टेंजेंट में, अगर तुम नोट्स पढ़ रहे हो तो तुम कर दोगे। बताओ भाई, किसी ने किया? तुम्हें यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना था केवल। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? 2x और plus एट 3 पॉइंट एक्स equals वन, to और 1. इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? इसके स्लोप के। इसका स्लोप कितना है? 1। तो x1 इक्वल 1. टू 1 आ गया, तो यहाँ से y1 कितना आ जाएगा? यहाँ से y1 निकाल लो, इस कर्व के ऊपर है। y1 कितना आ जाएगा? मतलब पॉइंट हमारा आ गया। तुम्हें अब क्या करना है कि तुम्हारे पास एक लाइन है y माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, जहां से एक पॉइंट तुम्हें दे रखा है क्या? 1,6। चेक कर लेना सही लिखा है, सॉरी -1 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा एक बार चेक करना। Yes, sir. 0 हो जाएगा क्या पॉइंट? तो 1,0 से Yes यहाँ sir. डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं? इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं। ये तो हो गया 0 -1 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट। तो कितना आ गया ये? बताओ यार, कर क्या रहे हो? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो कर देना चाहिए था यार। -1 रखना है ना, तो ये +1 हो जाएगा। ये -1 है ना एक्स, तो ये +1 हो जाएगा। कोई बोलेगा क्या चल रहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया है या नहीं आया? यार ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, बस इसका Yes sir, आ गया. कॉन्सेप्ट बताना था। ये क्वेश्चन देखो जेई में कंटिन्यू 3 साल से पूछा जा रहा है। I'm again telling you, हाँ, किसी न किसी शिफ्ट में आ रहा है, ये हर शिफ्ट में नहीं आ रहा, बट किसी न किसी शिफ्ट में यूओडी का ये क्वेश्चन आ रहा है। तुम जेई मेंस के पुराने ईयर के उठाओगे तो। और बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन, इंडिविजुअल तुम्हें करा रखा है कि किसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट निकालो जहां पे टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल हो। ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हें लिखनी आती होगी, अगर कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, और यहाँ x1 कोमा y1 से अगर मुझे डिस्टेंस लिखनी है d, तो तुम्हें पता होगा ये पॉइंट जस्ट इसमें पुट कर देते हैं, Yes sir. और डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का। Yes sir. इतनी स्ट्रेट लाइन तो आनी चाहिए यार। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व, find the
locus of point on the curve y square equal to 4a x plus sine x by a, where tangents are parallel to x axis. इसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसका लोकस निकालना है जहां पे टेंजेंट ये दे रखी है. सर a into 2n plus 1 pi. तुम्हें जो निकालना था लोकस निकालना है, तो यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा 2y dy by dx इक्वल टू 4a, ये बन गया होगा 1 क्वेश्चन ठीक लिखा था मैं, हाँ 4a, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ होगा? cos x by a. x by a हुआ होगा. इसको 0 के इक्वल करना है. यस सर. तो यहां से इसको 0 के इक्वल करोगे तो cos x by a किसके इक्वल आएगा? -1. यानी sin x by a किसके इक्वल होगा? 0. तो अगर यहां से हम साइन को एलिमिनेट करें तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? तो लोकस निकालना था मुझे, तो कुछ x इस टाइप से. ठीक है, यहां से मैंने साइन एक्स बाई ए को क्या कर दिया 0, क्योंकि ये तो यहां से कंडीशन है कि इस कंडीशन को फॉलो करने वाले पॉइंट्स मुझे चाहिए. तो पॉइंट्स हमारे कौन से होंगे जो तुम बोल रहे हो? वही पॉइंट होंगे, बट वो सारे पॉइंट्स इस कर्व पे कहाँ लाई कर रहे होंगे, तो तुम बोलोगे वहां पे ये टर्म 0 हो जाएगी. तो तुम बोलोगे अब एक्स की वैल्यूज रख दो. यस सर. तो कुछ आंसर इस तरीके से देना था, ऑप्शन देख के समझ में आ जाता, मतलब तुम्हें करना कुछ यही था ना. यस सर. टेंजेंट एट any point tangent at any point on the curve x equal to a cos cube theta and y equal to a sin cube theta meets the axis at P and Q. Find the locus of midpoint of. क्वेश्चन को पहले रीड करो और सोचो करना क्या है. पहले वो समझ में आएगा तो फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे. ठीक है, तो एक बार आराम से क्वेश्चन को रीड करो, फिर बात करते हैं.
क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? लेट सपोज एक कर्व है, कोई रैंडम कर्व है जिसके ऊपर कोई टेंजेंट बना देता हूं मैं ये। अब एक चीज समझना, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं जिससे क्लैरिटी हो। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, तुम्हें ऐसे समझ में आ रहा है जो कर्व दे रखा है? यस सर। अब मान लो इसके ऊपर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट को हम यही बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। और इसके ऊपर जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको एच कोमा के मान ले, तो ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? क्या तुम इक्वेशन ऑफ ए भी बता सकते हो? ये यही होगी टेंजेंट एट पी। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? तो ए पॉइंट क्या होगा? x1 कोमा 0 हो जाएगा और b पॉइंट 0 कोमा y1 हो जाएगा। ये समझ में यस आ सर। रहा है? यस। रीजन क्लियर है क्यों ऐसा लिख रहा हूं? अब क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि x1 प्लस 0/2 h के इक्वल होगा एंड मतलब जहां भी x1 है उसकी जगह 2h लिख सकते हो और जहां भी y1 है उसकी जगह 2k लिख सकते हो। ये समझ में आ रहा है? एंड इसके बाद में एलिमिनेट तुम्हें क्या करना है? थीटा। वो कैसे करोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? मतलब अगर तुमसे टेंजेंट पूछा जाता तो तुम इक्वेशन ऑफ ए बी ऐसा लिख सकते थे, y माइनस ए साइन क्यूब थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट दिस एम एक्स माइनस ए कोस क्यूब थीटा। ये बोल सकते हो? एम क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स होगा, मतलब कि डी एक्स बाई डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा होगा। यस सर। अब कर लोगे कैलकुलेट इसको पूरा? ठीक है, अब तुम एक बार ट्राई करो, मैंने तुम्हारे सामने लिख रखा है क्वेश्चन, ट्राई करो। ये पूरा तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करके मुझे आंसर बताना है। तब तक मैं यहाँ पे होमवर्क, मतलब कि यहाँ के बाद जो तुम कर सकते हो वो मैं लिख देता हूँ। तुम उसको कंप्लीट करो। मेरा dy by dx tan थीटा है। डी वाई बाई डी एक्स साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा रख tan दो। थीटा। tan टेन थीटा। थीटा, तो y इक्वल टू वाई यस। माइनस ए साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो माइनस का tan थीटा आएगा। माइनस टेन थीटा कर दो। तो यहां से एक बार x इक्वल टू 0 करोगे और एक बार y इक्वल टू 0 करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी x1 और y1 की। यस सर। तो करो उसको यस कैलकुलेट। सर। तो एक बार वो इक्वेशन दिखाना।
एक सेकंड, इक्वेशन तुम देख लो, यही आ रही है ना, मुझे नहीं पता। क्या आ रहा है, x1 y1 निकाला यहां से, x इक्वल टू था, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है ना। या तो ये तुम्हारे tan थीटा ही आ रहा है क्या, मुझे तो लग रहा है कुछ और आएगा। डी वाई बाई डी थीटा निकल के आ रहा होगा, 3a से तो 3a कट गया, साइन माइनस का tan थीटा, तो इक्वेशन आ गई y माइनस a साइन क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा x माइनस a, ये आ गई। अब एक बार पुट करते हैं y इक्वल टू Yes. 0, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का a साइन क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस का, इसको साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान सा लगेगा। तो यहां से आई थिंक साइन से साइन कट जाएगा, तो माइनस का a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा यहां से, इक्वल टू, सॉरी माइनस से माइनस तो कट ही गया, x माइनस, ये आ जाएगा, एक साइड लेंगे x1, इसको x1 कर देते हैं वहां पे, तो a कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया x1 की वैल्यू। तुम क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बताएगा कर क्या रहा है इस क्लास में। इस तरह से ही आ रहा है। x1 इक्वल टू हमारा था 2h और y1 इक्वल टू था 2k, विच इज इक्वल टू a साइन थीटा और यहां से a कोस थीटा, तो साइन थीटा कितना आ गया यहां से, ये 2k, तो यहां से तुम बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब 2h अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 2k अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच और इसको ये पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर बाई विच इज सर्कल। सीधा सीधा तो क्वेश्चन Yes, है, sir. इतना टाइम कहां से लगा रहे हो, तुम्हें लोकस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या, 11th क्लास में लोकस पढ़ा था, क्या पढ़ा था लोकस में, कुछ कुछ आइडिया है लोकस के बारे में यार, ये चीजें लोकस में तुमने पढ़ रखी है सबने, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार देख रहे हो। Yes, sir. बताओ भाइयों क्या किया जाए यार, क्या चल रहा है यार, एक शांत शांत सी क्यों हो गई है मेरी क्लास, मुझे यही समझ नहीं आ रहा यार, ज्यादा टफ चीजें आ गई है कि ऊपर से जा रही है कि सारी, तुम एग्जाम भी अब तो शायद खत्म हो गए हैं, तुम लोगों के टारगेट भी हो जाने चाहिए, एग्जाम एग्जाम चल रहे हैं क्या अभी तक, ये खत्म हो गए हैं बताओ, तो चल रहे हैं। ये कब खत्म होंगे यार तुम्हारे स्कूल एग्जाम, तो 23। 23 परसों तक खत्म हो जाएंगे, बाकी 26. 26 मतलब नेक्स्ट वीक हम आएंगे तब तक खत्म हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, कल क्लास है नहीं तुम्हारी, चलो नेक्स्ट वीक तक मैं मानता हूँ वापस से लोग आने लगेंगे, क्योंकि यार ऐसे मजा नहीं आ रहा, मैं ना अब थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ स्पीड को, और अगले लेक्चर में हम मैक्सिमम मिनिमम शुरू नहीं करेंगे, वेट करेंगे बाकियों के एग्जाम खत्म ना हो जाए, जो ये फालतू की रेट चेंज जो मैंने बीच में छोड़े थे ना,
ये अप्रोक्सीमेशन रेट चेंज पहले ये कर लेंगे हम, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, मोनोटोनिसिटी इंपॉर्टेंट थी और मैक्सिमा मिनिमा इंपॉर्टेंट है। ये बीच में रेट चेंज मेजरमेंट वगैरह दिस इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट, तो हम काम चल जाएगा हमारा उस चीजों पे। तो वेट करते हैं अब, और क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना जब तक, क्योंकि तुम जब तक फ्लो में नहीं आओगे तो मतलब ही नहीं बनेगा, सिर्फ मैं करा रहा हूँ ये, तो मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हारी साइड से वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो वेट ही करने में बेटर है, अभी फालतू जल्दीबाजी में चीजें उड़ जाएगी। हाँ कुछ बोल रहे हो गणेश? सर कौन सा टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा 11th का उसके लिए? Yes, sir. कौन से चैप्टर के लिए? सर इस चैप्टर के लिए वो कोई लोकस भी का नहीं यार, मतलब बस वो ये लोकस, बस ये बेसिक बस इतना ही चाहिए था, ये बस हो गया। इस मैक्सिमम मिनिमम में कुछ भी ऐसा नहीं है काम का 11th का। ये तो इतना लोकस का स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, ये तो बेसिक है यार, इतना तो पता होता है। लोकस का मीनिंग क्या होता है, एच कोमा के पुट करते हैं और एक कंडीशन को एलिमिनेट करते हैं, मतलब पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट यही था। मतलब तुम्हारा कोऑर्डिनेट बिल्कुल ही ढीला है, तो इसमें मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं यार जो बहुत ज्यादा हो। बट स्टिल अगर लग रहा है तो बस ये हो गया खत्म, मतलब ये इतना ही था। अब इसके बाद में रेट चेंज वगैरह आ जाएगी, रेट चेंज वगैरह में तुम्हें वॉल्यूम पता होना चाहिए, जैसे कौन का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है कौन का, सिलेंडर का क्या होता है, ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जो भी नहीं पता तो फॉर्मूले एक बार में ही लिखा दूंगा, तो ऐसा कुछ है नहीं खास, है ना। तो कुछ ऐसा है नहीं बहुत 11th का कुछ भी, बस ये खत्म होगा फिर इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन से तो हमारी चीजें बिल्कुल ही अलग आ जाती है। तो फिर जिन लोगों का यहाँ तक छूट गया वो इंटीग्रेशन से वापस पिक कर सकते हैं अपने आप को कि ठीक है जो हुआ आ गया, अभी इंटीग्रेशन से वापस से हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग रहेगा। तो लगभग 4 चैप्टर इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 चैप्टर वहां आते हैं। उसके बाद वेक्टर 3D आता है विच इज कंप्लीट डिफरेंट अगेन, और एक प्रोबेबिलिटी, तो वो 11th में पीएनसी पे डिपेंडिंग होगा, तो हम लास्ट में पढ़ते हैं इसलिए उसको। तो बस फिर तुम, हाँ बोलो। तो इसके बाद तो लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे ना टेस्ट में, तो वो आ रहा है। यार लीनियर प्रोग्रामिंग में तो क्या ही करोगे, 2-5 मिनट का चैप्टर है, उसमें पढ़ाना क्या है, 5 मिनट में हो जाएगा, और कुछ भी नहीं, वो पता चैप्टर सिर्फ नहीं। नाम का है। हाँ नहीं मैं बता दूंगा, वो आधा एक लेक्चर का भी नहीं है यार, वो तो नाम मात्र का टॉपिक है, वो तो मेरे को तो पता भी नहीं कहाँ दे रखा है कौन सी, ऐसे ही ये फर्जी सा टॉपिक है, मतलब आधा घंटे का भी नहीं होता। तुम्हें बस यस। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी आती हो, y इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ड्रॉ करनी आती हो, काम हो जाएगा। यस सर। लीनियर प्रोग्रामिंग तो फालतू का टॉपिक है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं यार, इतने पे ही खत्म करते हैं, बाकी तुम लोग करो प्रैक्टिस। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी के डाउट क्लास में नहीं आ पा रहे कुछ लोग तो, बाकी फिर करते हैं यार, मतलब अब क्या, है ना, मतलब कि क्लास यहीं तक है, किसी को जाना है तो कैन लीव ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना पढ़ो, जो भी तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स है उसके लिए पढ़ो। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर हाँ बोलो। सर पेज नंबर 72। पेज नंबर 72, एक सेकंड रुको, मेरे पास बुक है क्या, चेक करने के लिए, बगल में रखी तो नहीं है कहीं। 69 और मेरी क्लास है सारी, पेज नंबर 72। बोल, क्वेश्चन बोल। 43 नंबर। अरे ये y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू क्या दे रखा है, e की पावर y की पावर, y e की प्लस। पावर y, ये सारे रिपीट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसकी हाँ जगह x लिख सकता हूँ। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, log x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सर x प्लस वाई, हाँ x। x इक्वल टू ही तो ये अच्छा दे रखा है हाँ ना। सर। अब ये इसको हाँ डिफरेंशिएट करना है तुझे। यस सर आ गई है। सर उसके बाद फिर सर पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 49। ये दे रखा है ax स्क्वायर प्लस, यही दे रखा है ना। हाँ सर। ये इक्वल टू 0 आ गया होगा पहले तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 2 से तो 2 सारा कट गया, यहाँ से आ जाएगा ax प्लस hy अपॉन, माइनस कर देते हैं, और यहाँ कितना बचेगा,
एच एक्स प्लस बी वाई। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेगा तो आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह वापस यही पुट कर देना। करो कंप्लीट। Yes. तो डिनोमिनेटर का तो कितना हो जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई का Square. होल स्क्वायर, और यहाँ sir. पे कितना आ जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई Denominator into differentiation of बाहर numerator. माइनस Yes, sir. एज इट इज, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब की बार यहाँ से इस माइनस को तो लगेगा ना, एक्स प्लस एच वाई को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा एच प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह वापस ये पुट कर देना हर जगह, Yes, sir. आ जाएगा। Yes, sir. सर पेज नंबर 148। पेज नंबर 148 100। हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 13। सर समझा दीजिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 148 पे द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑफ द कर्व ये विद द एक्स, टेन थीटा बताना है। ये बोल रहा है टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब होता है टेन थीटा। टेंजेंट ऑफ एंगल मतलब टेंजेंट बोलते हैं ना, टेंजेंट थीटा। तो टेन थीटा Yes, sir, मेड ठीक है। बाय द टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि ये जो कर्व दे रखा है इसकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बता रही है उसका टेन थीटा बताना है। ओके ओके सर, ठीक है। Sir. हाँ Page number 73, question number मैंने भी 59. भेजा है सर एक क्वेश्चन। एक सेकंड रुकना। हाँ क्वेश्चन नंबर एक सेकंड, किसी ने 59. भेजा है, कोई बोल रहा है, पहले तो 55। वही देख लें यार कुछ Oh, यहाँ yes. पे यार। हाँ ये दे रखा है अरे बहुत कुछ बोल रहा है यार। लेट एच बी द सेट ऑफ कांस्टेंट 0 to 1, ये दे रखा है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ये सी 0 से 1 के बीच में। तो ये बोल सकता है क्या कि कोई भी पॉइंट होगा, देख 0 से 1 के बीच में दे रखा है, यस सर। तो तू ये बोल सकता है कि जो भी एफ डैश सी होगा एल एम वी टी से एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 होगा, एक पॉइंट तो ये बोल सकता है। यस सर। के नहीं दे रखा। अब तू इसको 0 से सी के बीच में ब्रेक कर दे, तो एफ डैश सी अगर यहां से यहां तक देख सकेगा तो ये बोल सकता है कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन सी माइनस 0। नहीं पर इन बिटवीन होना चाहिए ना, एंड पॉइंट्स पे बात नहीं करते हम ये। एक सेकंड रुक, क्वेश्चन देखने दे मुझे वापस क्वेश्चन को। एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ 1 दे रखा है, अच्छा सी और 1 के बारे में, ठीक है फिर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाते हैं, और तो क्या ऑप्शन है हमारे पास। इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाएगा तो एफ डैश सी किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ सी अपॉन 1 माइनस सी, और इसका मोड ले ले अगर ये मोड दे रखा है तो अभी ऑप्शन मैच कर जाएगा कोई ना कोई सा। हाँ चला जाएगा। और मोड वैसे लेते नहीं हम जनरली, वैसे तो यहीं छोड़ेंगे हम इसको। सेकंड ऑप्शन सीधा सीधा नहीं दे रखा क्या आंसर, नहीं दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा। एक सेकंड यार, एक सेकंड रुकना। एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ सी अपॉन 1 माइनस सी, ये तब लगा रहे होते जब कहीं इन बिटवीन पॉइंट पे होता, तो ये तो गलत ही है, सही बात है ना। जो हम यहाँ बोल रहे हैं कि भाई ये एंड पॉइंट्स के लिए ही डिफाइन है। तो अगर मैं कोई कर्व बनाऊं जो कि कॉन्टिन्यूअस है एंड नॉन कांस्टेंट है, मतलब या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये बोलेंगे हम। भाई नॉन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ऐसी कोई बात हो रही होगी। मतलब 0 से 1 के बीच में वो ग्राफ ऐसा हो सकता था, या तो ऐसा होगा या फिर कैसा होगा, ऐसा हो सकता था। यस सर। अगर मान ले ये पॉइंट तेरा एफ ऑफ 1 है, सॉरी एफ ऑफ 0, तो ये एफ ऑफ 1 होगा, ये कहीं बीच में सी होगा, ये बोल सकता हूं। यस। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगाना चाहूं, यहां से यहां के बीच में,
कि भाई यहाँ से यहाँ के बीच में अगर मैं स्लोप, रोल्स थ्योरम भी अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पे कुछ बोलने का रोल्स के बारे में, लेट अस नॉन कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन for every s in S there exists a c belongs to 0 to 1, c belongs to 0 to 1 क्वेश्चन तो अजीबोगरीब ही दे रखा है, क्या पूछ लिया कौन सा साल में है। Let S be the set of all known constant function 0 to 1 to r which are continuous on 0 to 1, ठीक है, and differentiable, मतलब Lagrange's mean value theorem इस पे applicable है। And then for every f in S there exists c 0 to 1 depending on, तो अगर इस केस को अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो एफ डैश, अगर इसके बीच में कुछ लिखना चाहूँ मैं एफ डैश एक्स, कहीं पे कहीं एफ डैश एक्स आया होता, इन दोनों पॉइंट को लेते हुए मैं लिखना चाहूँ वन और सी के करस्पॉन्डिंग, वन और सी के करस्पॉन्डिंग में लिख सकता हूँ कि यहाँ बीच में कहीं एक्स रहा होगा, मान ले यहाँ कहीं एक्स रहा होगा, तो ये लिख सकता हूँ एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ सी अपॉन वन माइनस सी, ये बोल सकता हूँ मैं। यस और इसके अंदर एक चीज बता कि कौन सा बड़ा होगा, मतलब कि अगर मैं डिक्रीजिंग ले रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला पॉइंट इससे ऊपर होगा, मतलब कि ये एफ ऑफ वन छोटा होगा, यानी ये नेगेटिव होगा ओवरऑल। यस और तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप और इस पॉइंट के ऊपर स्लोप में कौन सा स्लोप बड़ा होगा ये बता, एफ डैश सी और एफ ऑफ सी में से कौन सा बड़ा होगा। अगर मैं F of C मोड का ले लूं, अगर मैं मोड ले लूं तब अगर मैं इसका पॉजिटिव देखूं तो एंगल देखना है तो इसका एंगल कम आ रहा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव देखना है तो नहीं। और ऊपर जा रहा हूं मैं, एक बार देखना, डिक्रीजिंग फंक्शन बनाता हूं मैं एक, डिक्रीजिंग फंक्शन में एक तरफ स्लोप ये हो रहा है और एक तरफ ये हो रहा है, तो इसका एंगल ज्यादा, इसका एंगल कम हो रहा है, इसका एंगल ज्यादा है ना, मोड के अंदर ये बड़ा है तो ये वाला कम हो गया होगा, ये वाला कम हो गया होगा, मतलब एफ डैश सी हमारा इससे बड़ा होगा, तो एफ डैश सी इससे बड़ा होगा जो भी लिखा हुआ है, बट एफ डैश सी तो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश सी जो होगा वो ग्रेटर देन एफ डैश एक्स आ रहा होगा अगर मोड की बात करें, बट वो भी हमारा तो एफ डैश सी मतलब ये आ गया फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ मोड सी अपॉन वन माइनस सी, ये आना चाहिए, है ना। और अगर इसी केस को थोड़ा सा और देखे थोड़ा सा, तो वन और सी में से ये तो एक से छोटा होगा, एक से छोटे से डिवाइड करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये तो गलत होने के चांसेस है। नहीं यार मतलब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ स्किप कर, लगेगी तो एलएमवीटी, अब लग नहीं रही सही से, लगनी तो एलएमवीटी और कोई ऑप्शन नहीं होता इसका। नॉन कांस्टेंट फंक्शन मतलब या तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है बट कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, मतलब फंक्शन हम 0 से 1 के बीच में अगर बनाना चाहें तो 0 से 1 के बीच में ऐसा कुछ भी फंक्शन बन सकता है, हमें नहीं पता, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, इसके बीच में कोई पॉइंट सी भी रहा होगा वो भी हमें नहीं पता, बट कहीं रहा होगा, अगर ये रहा होगा तो हमें एफ डैश सी के बारे में बात करें। अच्छा एफ डैश सी को ये लिख सकता हूँ क्या मैं, एफ ऑफ जीरो, वो सॉरी एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, एक पॉइंट तो ये लिख सकता हूं मैं। और यहां कहीं बीच में अगर कोई पॉइंट रहा होता एफ डैश एक्स वन और सी के बीच में, उसको ये लिख सकता हूँ एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ सी अपॉन वन माइनस सी। अब डिनोमिनेटर तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ये कंफर्म है, मोड भी ले लेते हैं दोनों का, अगर मुझे मोड लेना होता दोनों तरफ। और इसके बारे में ये तो बोला नहीं इसने इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बस नॉन कांस्टेंट बोला है ना, तो मतलब स्लोप तो कैन बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब ये भी बात हम नहीं बोल पाएंगे इसके बारे में, सी पे और एक्स के ऊपर एक्स को यहाँ कोई एक्स पॉइंट ले लेगा, कंपेरिजन तो डिफिकल्ट है इन दोनों में। और जो क्वेश्चन दिया है वो एफ डैश सी के बारे में दिया है, मैंने एफ डैश सी के बारे में बोल रहा है कि एफ डैश सी हमें इससे बड़ा होगा या छोटा होगा। तो मुझे तो मतलब ऑप्शन में भी थोड़ा ये लग रहा है।
करेक्ट आंसर दिया है। एक्चुअली मैं बस वही देख रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ से यहाँ तक ही लगाने का ट्राई कर रहा हूँ, सी से 1 के बीच में। तो मैं एफ डैश सी की वैल्यू अगर ये बोलूँ एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ सी अपॉन 1 माइनस सी, बट इसके बारे में मैं कोई डिस्कस नहीं कर सकता कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यहाँ इसने मोड ले लिया और ये अगर 1 से छोटा है तो ये पूरी वैल्यू जो होगी, ये पूरी वैल्यू अगर मैं इन दोनों के अंदर कंपेयर करूं तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला ही बड़ा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से छोटा है। तो यस सर। एफ डैश सी इसने बोल दिया ग्रेटर देन, ये जो भी चीज है ये इससे बड़ी है, इसने बस ये बोला है। बट मोड लेके बोला है। दिक्कत ये है कि ऊपर जो बी ऑप्शन है फिर उसमें क्या दिक्कत है अगर हम एलएमवीटी लगा ही पा रहे हैं तो। कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा बट एंड पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग भी हम एलएमवीटी नहीं बोल सकते ना। 0 से 1 के बीच में कहीं तो होगा, एग्जैक्टली कहाँ होगा इसके बारे में बोलना। क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन ऐसे तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि एलएमवीटी के अंदर मुझे बस ये चेक करना है कि एलएमवीटी तो हम ये बोलते हैं कि एफ ऑफ 1 या फिर एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ सी भी बोल दे 1 माइनस सी, तो मोड लगाते हैं क्या यहाँ पे? क्योंकि मोड की तो कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं 1 और सी के बीच का स्लोप किसी न किसी पॉइंट पे तो इक्वल होगा, हम तो यही बोलते हैं। तो मोड लेने की जरूरत क्या है? फिर तो बी ऑप्शन ही ठीक है ना। नहीं यार, कुछ तो कंफ्यूजन है। मतलब एक बार क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकते। आंसर ठीक दे रखा है, आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर में बी क्यों नहीं है ये चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि बी क्यों नहीं है। मतलब कि मोड लेने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? आंसर ए परफेक्ट है, सी कंफर्म गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, बी गलत क्यों है, इसमें मोड क्यों लेना पड़ा, ये जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, चलो है ना। देखता हूँ एक बार, पता नहीं क्या गड़बड़ है। सर हाँ सर जो आपने मतलब होमवर्क दिया था पिछली क्लास में वो डिस्कस कर लिया? नहीं, अभी तो नहीं किया। ठीक है सर। सर वो आज का और वो पिछले वाला एक साथ डिस्कस करोगे? ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। चलो। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।